मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए बायोलॉजी का पाठ 1 जैव प्रक्रम जिसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का पाठ 1 जैव प्रक्रम। इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है और ये सभी यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपका है कि क्रमिक रूप परिशेष का भाग है। क्रमिक रूप परिशेष का किसका भाग है? तो आप बताएंगे सीकम का भाग है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? संवेदना, सुरक्षा, लैंगिक लक्षण, उत्सर्जन। तो आप बताएंगे लैंगिक लक्षण जो है ये त्वचा का कार्य नहीं होता है। त्वचा आप जानते हैं स्किन क्या करता है? स्किन संवेदना व्यक्त करती है, मतलब अगर हमें कोई भी टच करता है तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से स्किन हमारी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, और स्किन जो है पसीने का उत्सर्जन भी करती है। तीसरा प्रश्न आपका है कि मनुष्य के हृदय के में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? यदि आप हाइट बनाएंगे इस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए। इसके 4 पार्ट होते हैं: दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है। कौन कौन से 4 हुए? दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अगला है प्रश्न नंबर 4। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मुख से, यकृत से, छोटी आंत से या पित्ताशय से? तो आप बताएंगे मुख से होती है। जो मनुष्य होता है उसमें पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो मुख से पाचन की शुरुआत होती है। अगला है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आता है? ये आपसे पता किया गया है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समस्या ना हो। जैसे मान लीजिएगा ये आपका है हार्ट, ठीक है। ये मान लीजिए मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ये आपका है हार्ट। आपको पता है कि हार्ट के कितने पार्ट होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। इस तरफ वाला हिस्सा होता है दायां और इस तरफ का होता है बायां, ठीक है। बात को समझिएगा। ये पूरी जो बीच की एक लाइन जो हमने यहाँ पर कर रखी है इस तरीके से, तो इसके एक साइड में क्या हुआ? पूरा हिस्सा हो गया बायां और एक साइड कौन सा हो गया? दायां। अब यहाँ पर बात करते हैं ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? अलिंद। क्या कहते हैं? अलिंद। और जो नीचे का पार्ट होता है ना, ये दोनों नीचे के पार्ट, इन्हें क्या कहते हैं? निलय। अब आपसे पूछा जाएगा कि हृदय के कितने भाग होते हैं? तो आप बताएंगे 4। कौन कौन से? दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। यहीं पर आपको एक बात समझनी है कि दाएं भाग में कैसा रक्त होता है। तो दायां जहां पर भी लग जाए आप समझ जाइएगा अशुद्ध रक्त होता है। तो हृदय के दाएं भाग में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध। नहीं पता था तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और हृदय के बाएं भाग में कैसा रक्त होता है? तो आप बताएंगे शुद्ध रक्त होता है। हृदय के बाएं भाग में कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, देखिएगा एक एक पॉइंट को क्लियर करेगा कि दाएं अलिंद में कैसा रक्त होता है? तो आप बताएंगे अशुद्ध। अगर आपसे कहा जाए दाएं निलय में कैसा रक्त होता है? तो आप बताएंगे अशुद्ध। अगर आपसे कहा जाए बायां अलिंद में कैसा रक्त होता है? तो आप बताएंगे शुद्ध। अगर आपसे कहा जाए बायां निलय में कैसा रक्त होता है? तो बताएंगे शुद्ध। तो बायां भाग में शुद्ध रक्त, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब होता क्या है कि हमारे शरीर में सबसे पहले जो रक्त होता है वो शरीर से कहाँ आता है? दाएं अलिंद में आता है। तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर 1। कहने का मतलब है कि नंबर 1 पर जो है रक्त कहाँ आता है? दाएं अलिंद में आता है। शरीर से कैसा होता है? अशुद्ध होता है। फिर कहाँ जाता है? फिर इसके बाद जाता है नंबर 2 पर, ठीक है।
फिर जाता है दाएं नीले में, फिर दाएं नीले के बाद जाता है नंबर 3, कहाँ पर, ये जाता है फेफड़ों में। कहाँ पर जाता है, ये जाता है फेफड़ों में चला आता है। तो सबसे पहले रक्त कहाँ गया, दाएं अलिंद में, फिर दाएं नीले में, और दाएं नीले के बाद कहाँ गया, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑक्सीजन मिलने के बाद यहाँ से जाता है ये कहाँ पर, ये जाता है बाएं अलिंद में। नंबर 4 पर कहाँ पहुँच गया, बाएं अलिंद में पहुँच गया। फिर उसके बाद जाता कहाँ पर है, आगे बढ़ जाता है बाएं नीले में पहुँच जाता है, और इसके बाद में पूरे शरीर में पहुँच जाता है। नंबर 6 पर शरीर में पहुँच जाता है। पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले जो हमारा शरीर होता है उससे रक्त नंबर 1 पर कहाँ जाता है, दाएं अलिंद में जाता है। फिर दाएं अलिंद के बाद दाएं नीले में जाता है। अभी तक रक्त कैसा है, अशुद्ध है। उसके बाद जाएगा फेफड़ों में। फेफड़ों में रक्त क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी और रक्त शुद्ध हो जाएगा। फिर शुद्ध होने के बाद कहाँ जाएगा, बाएं अलिंद में आएगा। तो देखिए बाएं अलिंद में कैसा रक्त हो गया, शुद्ध। उसके बाद कहाँ गया, बाएं नीले में, कैसा हो गया, शुद्ध। उसके बाद में शरीर में पहुँच जाता है। पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है। अगर आप सभी लोग यहाँ तक समझे हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चलते हैं हम लोग आगे। देखिएगा, फेफड़ों में से शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आता है, तो बताएंगे आप लोग, बाएं अलिंद में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, आगे देखिएगा। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो आप यहाँ बताएंगे फ्लोएम। देखिए एक होता है जाइलम, दोनों चीज़ समझिएगा। जाइलम में क्या होता है, जाइलम में क्या होता है, तो आप जाइलम, इसमें जा और ला आ गया ना, तो यहाँ से आप समझ जाइएगा कि जाइलम का मतलब होता है कि जो आपका जल होता है, जल और खनिज लवण, ये पत्तियों तक पहुँचते हैं। ठीक है, याद कर लेंगे आप लोग कि जाइलम में क्या होता है, जल और खनिज लवण कहाँ तक पहुँचेंगे, पत्तियों तक। और यहाँ पर क्या है, फ्लोएम, तो इसमें उल्टा होता है, खाद्य पदार्थ जो है वो पत्तियों में बनने के बाद पुनः वो एक दूसरी मतलब स्थानांतरण होता है उनका। तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। जाइलम में जल और खनिज पदार्थों का परिवहन कह सकते हैं, या स्थानांतरण, कुछ भी कह लें। ठीक है, तो कहने का मतलब जल और खनिज लवण जो है जड़ से पत्ती तक जाएगा तो जाइलम हो जाएगा, और खाद्य पदार्थ बनने के बाद वो जब पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचेगा तो कहेंगे उसे फ्लोएम। गुर्दे की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है ना, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा नेफ्रॉन। अगला है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, श्वसन में निभाता है। ठीक है, क्या कहेंगे आप लोग, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, तो आप बताएंगे श्वसन में निभाता है। फिर है कि आहार नाल के सी के आकार की संरचना क्या कहलाती है, आहार नाल में सी आकार की संरचना होती है ग्रहणी। यदि आपने आहार नाल का चित्र नहीं देखा है तो एक बार अपनी किताब को खोल के आहार नाल देखिएगा, उसमें सी आकार की बनी होगी ग्रहणी। किस तरीके से होगी, लाइए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिएगा इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी ग्रासना हो जाएगी। इसके बाद में ये हो गया आपका आमाशय, और आमाशय के बाद सी के आकार की रचना इस तरीके से होती है। ये आपका हो गया आमाशय, और आमाशय के बाद देखिएगा ये तो आपका हो गया मुख। ठीक है, ये आप मुख मान लीजिएगा, और ये ग्रासनाल हो गई। उसके बाद ये हो गया आमाशय, और आमाशय के बाद में जे होती है ना सी आकार की, इसे कहते हैं ग्रहणी। ओके, समझ गए आप सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में से कौन से उत्सर्जी अंग से संबंधित है। उत्सर्जी अंग की बात की गई यहाँ पर है ना, तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वृक्क। देखिए प्रमुख की बात की गई, ठीक है, वैसे उत्सर्जी अंग आपका ये सभी आ जाएंगे उसमें, लेकिन प्रमुख की बात कीजिए तो किडनी हो जाएगी, वृक्क। ठीक है, बोमेन संपुट किसका भाग होता है, तो बोमेन संपुट जो होता है ये भी वृक्क का ही पार्ट होता है, वृक्क नलिका का। बोमेन संपुट किसका पार्ट होता है, वृक्क नलिका का। डिक्सन और जॉली किससे संबंधित हैं, तो ये रसारोहण से संबंधित है, डिक्सन और जॉली। यकृत क्या स्रावित करता है, तो यकृत जो होता है ये पित्त रस स्रावित करता है। कहने का मतलब ये है कि यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। और पित्त रस की अगर बात की जाएगी, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पित्ताशय लगा देते हैं।
पित्ताशय में यकृत, पित्ताशय में जो पित्तरस होता है वो एकत्रित होता है, मतलब इकट्ठा होता है पित्तरस पित्ताशय में, लेकिन बनता कहाँ पर है तो यकृत में बनता है। जठररस आमाशय में बनता है। आगे है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है तो ऑक्सीजन आती है जल से निकलती है। जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, पता होना चाहिए आप सभी को। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है 15 नंबर। देखते हैं हम लोग 15 नंबर में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील मतलब जल में घुलनशील। जल में कौन सी घुलनशील है BC, वो आपने डायलॉग भी सुना होगा, गई भैंस पानी में, तो क्या हो जाएगा B और C, ठीक है, ये हो जाएगा पानी में घुलनशील। बचे हुए आपके जो है वो हो जाएंगे वसा में घुलनशील। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या होती है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। आप सभी को पता होना चाहिए कि पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और अपने लोगों को क्या चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो वायु प्रदूषण किससे होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और इसे कम करने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होगी तो पौधों की। और पौधों में कौन सी क्रिया होती है तो पौधों में क्रिया होती तो ये सब बाष्पीभवन भी होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण से हमारा वायु प्रदूषण जो है ये कंट्रोल रहता है, ठीक है। आगे है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, दो चीज़ें होती हैं पौधों में, दो क्रियाएं होती हैं, एक होता है फ्लोएम, क्या होता है, एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। दोनों में अंतर समझिए क्या होता है। जाइलम में क्या होता है जल और खनिज लवण, इनका काम होता है ये पत्तियों तक पहुँचेंगे। फ्लोएम में जो भी भोज्य पदार्थ बन गया है वो इसके पौधे के विभिन्न भागों तक स्थानांतरण होगा। किस रूप में होगा तो सुक्रोज के रूप में होगा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सुक्रोज के रूप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है। मैंने अभी आपको बताया पित्तरस कहाँ बनता है यकृत में। इकट्ठा कहाँ होता है तो पित्ताशय लगाएंगे। प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पर होती है ये आपसे पूछा गया है। आप बताएंगे हरित लवक के ग्रेना में होती है, इसको आप याद करेंगे, ठीक है, कि प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ पर, हरित लवक के ग्रेना में होती है प्रकाश अभिक्रिया। ओके, क्लियर यहाँ तक। आगे समझते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। अब यहाँ पर स्ट्रोमा आ गया तो हो जाएगी अप्रकाशीय क्रिया। तो देखिए ग्रेना में कौन सी होगी प्रकाशीय क्रिया, और हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होगी तो होगी अप्रकाशीय क्रिया। दोनों क्रिया आप सभी के सामने आ चुकी हैं। अगला है 21 नंबर की ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या बनेगा ग्लाइकोजन बनेगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो है दूसरा जी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। देखिए गर्मियों में क्या होता है दोपहर के समय धूप बहुत अधिक होती है, अधिक धूप के कारण क्या होता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की अधिकता हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन की अधिकता का मतलब ये हुआ कि जैसे पत्तियों में जो भी आपका जल होता है उसका अवशोषण हो जाता है सूर्य के प्रकाश में, इसलिए पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद आपका अगला यहाँ पर प्रश्न क्या लिखा हुआ है इसको देखिएगा। यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया की यहाँ पर बात की जाएगी आपसे कि यूरिया का संश्लेषण होता है या अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ पर होता है, तो आप क्या बताएंगे यकृत में होता है। कहाँ पर होता है यकृत में होता है। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, मतलब शुद्ध रक्त बहता है। देखिए वैसे आप लोग एक बात को ध्यान रखेंगे, एक आपको नाम सुनने को मिलेगा धमनी और एक मिलेगा आपको शिरा। इन दोनों में अंतर क्या होता है इसका अंतर भी आप लोग समझेंगे। धमनी में कैसा रक्त होता है तो धमनी में आप बताएंगे शुद्ध रक्त बहता है, और शिरा में कैसा होता है शिरा में होता है अशुद्ध रक्त। पहली बात तो आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, धमनी में रक्त कैसा होता है शुद्ध और शिरा में कैसा होता है अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया आपसे कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। अभी मैंने आपको समझाया कि शिरा में अशुद्ध होता है, लेकिन यहाँ से कहा गया कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो आप बताएंगे पल्मोनरी शिरा। कौन सी पल्मोनरी शिरा होती है जिसमें कैसा रक्त होता है अशुद्ध रक्त होता है।
1 मिनट, शुद्ध रक्त होता है। अगर सिर्फ शिरा की बात करेंगे तो अशुद्ध, लेकिन पल्मोनरी लग जाए या फुफ्फुस लग जाए तो आप उल्टा कर देंगे इसका, ठीक है। इसी तरीके से अगर पल्मोनरी धमनी में आ जाए तो भी इसका उल्टा करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि जठर रस स्रावित होता है कहाँ से? आमाशय, आमाशय मतलब पेट से होता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में आपको इससे आगे के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।